नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है संधिवात के बारे में, क्योंकि अभी जो विंटर में बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द है वो होते रहता है। इसमें ऑर्थोपैथीज हम इसको वर्ड लेते हैं संधिवात को, अगर जिसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर इसको सोचा जाए तो इसमें कुछ आर्थराइटिस के संदर्भ में डिसीज़ आते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है। तो इसको जो आयुर्वेद में है वो आमवात, संधिवात, वातरक्त, इस तरह से अलग अलग जो उसके लक्षण है उसके हिसाब से इनको, और लक्षण भी और कुछ पोजीशन रहती है उनकी, मेन कुछ जॉइंट्स रहते हैं, उसके हिसाब से इसका नाम दिया गया है। इसको जिसको कहते हैं कि नेमिंग ऑफ डिसीज़ किया गया है अलग अलग सिम्टम्स के हिसाब से, और उसके जहाँ पे वो विद्यमान है उसके हिसाब से। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो स्मॉल जॉइंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है, और जो ऑस्टियो आर्थराइटिस है वो लार्ज जॉइंट जैसे नी जॉइंट में पाया, या फिर अदर जो लार्ज जॉइंट्स है उसमें पाया जाता है। और जो गाउटी आर्थराइटिस जो रहता है वो टोज़ है, मीन्स आपके ग्रेटर टोज़ वहाँ पे, जिसको हम कहेंगे कि पैर की उंगलियाँ, वहाँ से कभी मैक्सिमम जो है उसके सिम्टम जो है वहाँ से स्टार्ट होते, उसका दर्द होना, और वो दर्द सीवियर रहता है, तो सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है गाउट आर्थराइटिस में, जिसको हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं या वातरक्त कहते हैं। और जो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस रहता है उसमें फिर जो पेन जो है वो मल्टीपल जॉइंट्स में रहता है, और वो जो पेन है वो रोटेट होते रहता है, कभी एक जॉइंट में, कभी दूसरे जॉइंट में, कभी और किसी भी जॉइंट में, तो इस तरह से वो रोटेट होते रहता है, तो वो इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में। तो इस प्रकार से बहुत उसके प्रकार है, जिसका जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो ये भी आर्थराइटिस में आएगा, क्योंकि इसमें जो वर्टेब्रा है वो सर्वाइकल वर्टेब्रा है, 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, या फिर लंबर जो है 5 वर्टेब्रा है, वही वहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी एक एनामोली कहेंगे हम, या फिर डीजनरेशन कहेंगे उस वर्टेब्रा में, उस कारण से फिर वो डिसीज जो है वो प्रोग्रेस होते रहता है। बहुत बार हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके कारण भी ये डिसीज़ संभव होता है, या फिर हम कहेंगे कि एज फैक्टर भी इसमें रिलेटेड करता है। बहुत लोगों का ट्रैवलिंग होता है, रास्ते कभी कभार अच्छे नहीं रहते हैं, तो उस कारण से जो जर्क ज़्यादा जो प्रेशराइज हो जाते हैं कम लंबर के वर्टेब्रा और गर्दन के वर्टेब्रा जो है, तो उस कारण से फिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस कमर का, तो ये होता रहता है। इसमें जो अलग अलग सिम्टम्स है, जैसे कि हाथों में चिटिया जैसे आना, जिसको हम कहेंगे टिंगलिंग सेंसेशन है, उस तरह आता है, या फिर पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन रहना, तो ये भी पाया जाता है। तो ये अलग अलग उसके जो जिसे कहेंगे कि हम प्रेशराइज अगर नर्व होती है वहाँ पे नर्व कॉम्प्रेशन रहता है इस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस में, तो फिर ये दर्द जो है चिटिया चलने जैसा या फिर टिंगलिंग सेंसेशन ये पाया जाता है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस और लंबर स्पॉन्डिलोसिस में होता है। एक साइटिका भी आपने सुना होगा, उसमें साइटिका ये नर्व का नाम है, और उसका फिर जिसे कहेंगे वहाँ पे प्रेशर आना, उस नर्व पे प्रेशर आना, तो वो फिर पूरे पैर तक जो है, पूरा पैर जो है उसमें अफेक्ट हो जाता है, जिसके कारण से पैर में दर्द रहता है, या फिर रेफर्ड पेन रहता है, जो पेन जो है कमर जो है लंबर रीजन से शुरू होके आपके पूरे पैर में रहेगी। जिस साइड से ये दबा हुआ है, नर्व कॉम्प्रेस हुआ है साइटिका, वो नर्व कॉम्प्रेस अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड के लेग्स में आपको ये तकलीफ हो जाती है। इसमें फिर लेग राइजिंग टेस्ट भी करते हैं, जिसमें पैर उठा के देखते हैं सुपाइन पोजीशन में रह के, पूरा लेटा के, तो वो फिर जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो लेग राइजिंग टेस्ट भी रहता है। इसमें एक्सरा भी करवाते हैं, एक्सरे लेके, और कुछ फिर अगर ज़्यादा अगर देखना है तो फिर MRI का भी इसमें एक डायग्नोस्टिक्स टूल के हिसाब से या उसको लेके
कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के इसमें टूल्स है, तो ये वो इसमें यूज़ करवाते हैं। जैसा कि अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है तो RA फैक्टर देखते हैं, ASLO और CRP देखते हैं, ये है या नहीं करके, पॉजिटिव है नेगेटिव है। एक ESR भी इसमें करवाते हैं कि इंटरनल स्वेलिंग तो नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के टेस्ट है, वो करवाना अच्छा रहता है। मेनली तो एक्सरे तो करवाते ही है। लंबर का है तो AP और लैटरल, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू और लैटरल व्यू, इस तरह से यहाँ से एक आगे से, तो ये करवाते हैं। तो ये करवाना उसमें एक डायग्नोस्टिक टूल के हिसाब से अच्छा रहता है। तो आप सभी को मेरा यही निवेदन है कि आप ये आर्थोपैथी जो है इसको आप जैसे कहेंगे ना कि हम निगलेक्ट ना करें, क्योंकि निगलेक्ट करने से ये जो डिसीज जो है ये प्रोग्रेस होते रहता है, बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि आपने रोक दिया ट्रीटमेंट को या फिर आप ट्रीटमेंट भी नहीं लिए तो ये फिर इसकी जो सिम्टम्स है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, कॉम्प्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, कुछ ऑस्टियोफाइट डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसे हम अस्थिकंटक के नाम से जानते हैं ऑस्टियोफाइट को। तो ये भी होता है। बहुत बार स्टिफनेस इतनी सीवियर हो जाती है कि वो फिर वो जॉइंट जो है वो स्टिफ ही रहता है पूरे जन्म भर के लिए। तो ये भी इस तरह से भी हमने पेशेंट देखे हैं, क्योंकि ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है इसको क्रिपलिंग डिसीज़ ये नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आदमी कुछ भी नहीं करने के लायक रहता है, ना ही वो बैठ पाता है, ना उठ पाता है, ना सो पाता है, कुछ भी नहीं। मीन्स वो दैनंदिन जो उसकी जो जीवन शैली वो भी वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। तो ये क्रिपलिंग डिसीज़ है। एक है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इसमें जो है जो बांस रहती है, बांस की जिस तरह से स्ट्रक्चर है उस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का पाया जाता है, एक्सरे में पाया जाता है। तो पूरा उसमें स्टिफनेस आता है। वो जो प्रोग्रेशन, अगर प्रोग्रेसिव डिसीज़ के इसमें अगर उसको रोका नहीं गया तो वो उस तरह का बन जाता है। और फिर जो गर्दन का झुकना रहता है आगे पीछे वाला, ये भी नहीं हो पाता है, कमर का भी नहीं होता। जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जो स्पाइन में वो टोटली नहीं रहती, इसमें जीरो हो जाती है। तो ये सबसे लास्ट जो स्टेज है उसकी आती है। तो वो स्टेज तक ना आने के लिए मेरा आप सभी व्यूअर्स से यही निवेदन है कि आप ये जो डिसीज़ जो है जो भी मैंने अभी तक नाम लिए, तो इसको आप शुरुआत में ही कंट्रोल में करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मैं कुछ महीने बाद जाऊंगा डॉक्टर्स के पास या साल के बाद जाऊंगा या बाद में जाऊंगा, उस तरह से नहीं सोचना है। आपको तुरंत इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवानी है। इसमें अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट रहते हैं। हम थोड़ा अगर संधिवात के हिसाब से ही देखेंगे तो पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज रहती है, जैसा कि मालिश है, सेक है, बस्ती है, जानू बस्ती है, मन्या बस्ती है, कटी बस्ती है। तो ये बस्ती के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ इंटरनल जो है एनल रीजन में दी जाते वो बस्ती आती है, और जो लोकलाइज में दिए जाते वो जानू बस्ती है, या फिर लंबर मन्या बस्ती है जो गर्दन की इसमें यूज़ करते हैं, और कटी बस्ती जो लंबर रीजन में यूज़ करते हैं, लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। तो ये भी यूज़ करना सही रहेगा। कुछ अग्निकर्म की थेरेपीज रहती है, अग्निकर्म करवाते हैं पंचधातु शलाका के इसमें, तो वो भी करवाना इसमें अच्छा रहता है। और फिर मालिश सेक करने के बाद में बस्ती कंटिन्यू करना, पूरे शरीर की मालिश रहेगी, पूरे शरीर को सेक रहेगा। मैंने एक बार आपको पेटी जो है स्वेदन की पेटी वो दिखाई भी थी, आप इसको प्रीवियस मेरे वीडियो में देख सकते हैं। लगभग 100 से भी ऊपर मैंने वीडियोस पोस्ट किए अलग अलग डिसीज़ पे, वो भी आप देख सकते हैं। आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को आपके दोस्त में शेयर करना भूल जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो वीडियोज़ है उसको लाइक करिए, और अपने दोस्त लोगों में इसको ज़रूर फॉरवर्ड करिए, क्योंकि आपका ये करना ही मेरे लिए मोटिवेशन बन जाता है। बाकी उसको आपको कोई चार्ज नहीं होता है। तो जो संधिवात का जो पेशेंट है, अगर वो आपका पर प्रॉपरली उसको डायग्नोस हो जाता है तो उसमें ट्रीटमेंट का पार्ट चलवाना है, जिसमें कुछ गुग्गुल तिक्तक जैसा एक तो एक लिक्विड फॉर्म में घी रहता है, या फिर इसकी कैप्सूल भी आती है, वो भी शुरू कर सकते हैं। या फिर अष्टवर्ग जो है मेदा माँ, मेदा काकुली, शीर काकुली, इस तरह से
जो अष्टवर्ग के है तो वो भी, उसकी भी टैबलेट मिल जाती है, तो वो भी शुरू कर सकते हैं इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में या फिर संधिवात की कंडीशन में। स्थानिक आपको स्नेहन स्वेदन करवाना है। जो आप स्नेहन करवाएंगे वो रोटेटरी वे से करेंगे, इस तरह से। ये अगर जॉइंट है तो इसको ये रोटेशन में जाएगा, ये इस तरह से नहीं रहेगा मालिश करना, ये रोटेशन में मालिश रहेगा। तो उसमें वो डेप्थ तक जो है वो ऑयल जो है वो जाना चाहिए। तो 15 मिनट का मालिश और 15 मिनट का सेक भी करवाना है। जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस रहता है आमौत की कंडीशन में, हम वालू का जो है रेत है उससे सेक का बताते हैं, और फिर बाकी जो कंडीशन है उसमें फिर जो तवे वाला जो सेक है या फिर वाफ वाला सेक है वो बताते हैं। तवा मीन्स गैस पे तवा रख के उसको फिर कपड़े से सेक करना है, तो ये भी हम ये रेकमेंड करते हैं। तो कुछ इसमें गुग्गुल का भी यूज़ होता है, जैसा कि आभा गुग्गुल है, लाक्षादी गुग्गुल है, तो वो कंडीशन देख के उसमें यूज़ करवाना अच्छा रहता है। जो तेल है इसमें, तो अगर डिजेनरेशन की कंडीशन है, क्रिपिटस आते हैं, जैसा कि नी जॉइंट पे आपने हाथ रख दिया और उसको अगर आगे पीछे कर रहे, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे, और उसमें अगर क्रिपिटस आता है, हाथ को महसूस होता है कहीं ना कहीं तो भी घिसा हुआ है या घिसते जा रहा है, तो उसमें फिर नारायण तेल या महानारायण तेल का यूज़ करवाते हैं, ये अच्छा रहेगा। और फिर अगर स्टिफनेस की कंडीशन है उसमें फिर महाविषगर्भ तेल से मालिश करवाना अच्छा रहेगा। इसमें कुछ लेप भी आता है, जैसे कि दशांग लेप है, या फिर एक टेंटू करके प्लांट आता है, एक दारू हरिद्रा प्लांट है, तो इसका भी लेप करवाना अच्छा रहता है। इसमें कुछ अगर आपको ऐड ही करना है तो कुक्कुट नक्की गुग्गुल या कुक्कुट नक्की का जो प्लांट का जो पाउडर रहता है वो भी ऐड करना अच्छा रहता है। जो लेप के इसमें मैं बता रहा हूँ, तो लेप भी एक थेरेपी है। इसमें लेप करने, रात को सोने से पहले लेप रहेगा, और इसके ऊपर से फिर कपड़ा आपको बांधना चाहिए ताकि गर्माहट अच्छे से अंदर रहे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लेप लगा देते हैं और उसका आगे क्या करना है वो पता ही नहीं रहता है, तो फिर जो प्रॉपर लेप का जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो लेप के ऊपर में कपड़ा बांधना अच्छा रहेगा, ताकि वो रात भर वो लेप आपके जॉइंट से चिपका रहे, उसका जो गर्मी है उसको लगे, तो ये भी अच्छा काम करवाता है। आपने हल्की फुल्की उसमें एक्सरसाइज भी करनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक्सरसाइज ही छोड़ दी, ये भी नहीं करवाना है। थोड़ा आपके जो नज़दीक में जो डॉक्टर्स है, जो फिजिशियन है, उनके पास जाके आप ये सब उनके सलाह से एक्सरसाइज भी करनी है। और खाने में परहेज रखना है, जैसा कि वात के जो गुणधर्म है, तत्र रुक्ष लघु शीता खरा सुस्मित चलो अनिरहा, तो ये गुणधर्म वाले जो द्रव्य है ये आपको अवॉइड करने हैं। तो बहुत बार होता है कि हम अपने जीवा के हिसाब से बहुत बार अलग अलग चीज़ें खा लेते हैं और उसका हमें शरीर के होने वाले दुष्परिणाम नहीं पता रहते। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये भी फॉलो करिए पथ्यापथ्य। तो मैंने बहुत वीडियो में बताया कि पथ्य सति गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम, पथ्य असति गदार्थस्य किम औषधि निषेवनम। लोली महाराज करके है, साउथ के एक अच्छे फिजिशियन हुए हैं और एक लेखक भी है, तो उन्होंने ये लिखा गया है, ये श्लोक है। तो पथ्य का पालन भी अच्छा करना है, तो आपको डाइट, एक्सरसाइज ये भी अच्छा रहेगा, और बाद में फिर आप दवाई का भी, इसमें शमन और शोधन दोनों भी रहेगा। तो ये अगर आप फॉलो करते तो लगभग 3 से 4 महीना, ऐसा नहीं कि 8 दिन ले लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। 3 से 4 महीने आपको ये दवाई लेनी है, और आपके नज़दीक के फिजिशियन के पास जाके दवाई लेनी है। ऐसा नहीं कि मेरा आपने सुन लिया और आप तुरंत पहुंच गए दवाई लेने के लिए, ऐसा नहीं करना है। आपके नज़दीक में जो फिजिशियन है उनके कंसल्ट से आपको ये दवाई लेनी है। वो आपको बताएंगे कि आपके प्रकृति के हिसाब से कौन सी दवाई आपको सूट करेगी, क्योंकि दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति मया सतो सात्वम तथा और विधा, तो ये भी एक श्लोक है। तो ये 10 बातें हैं ये, दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृति मया सत्व सात्म्य तथा आहार अवस्था च पृथ्वीधा। तो ये अलग अलग तरह के 10 प्रकार के आपकी जो शरीर का जो प्रकृति है उसका, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या खाते हैं, उसके हिसाब से दवाई चलेगी। तो आप अपने नज़दीक में फिजिशियन के पास जाके दवाई कर सकते हैं और आप इससे राहत पा सकते हैं। तो ये लगभग मैंने आपको आर्थोपैथीज़ के बारे में, मेनली संधिवात के बारे में बताया है। आप आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्त लोगों में इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि सबको पता चले कि आयुर्वेद में किस तरह से शक्ति है। अगर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाने जाते हैं तो लगभग 5 लाख का खर्चा आता है, लेकिन शुरुआत में अगर आपने ध्यान दिया तो ये कुछ हज़ार में ही ये आपका जो डिसीज़ है वो बैठ जाएगा, नी जॉइंट
का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस वो बैठ जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगी बीमारी। तो आप इसको ध्यान रखना है। सपोर्ट में आपको नी कैप भी लगवा सकते हैं, थोड़ा इसको आप सपोर्ट मिलेगा, इसको स्टेबिलिटी मिलेगी, इसलिए नी कैप भी मैं रिकमेंड करूँगा। धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।